साथियों, अभी दुनिया के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, राजनीतिक भूचाल, आर्थिक भूचाल, और ऐसी विचित्र स्थितियां बन गई हैं कि सरकारें हिल रही हैं। रूस जैसे देश के अंदर हजारों लाखों लोग वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भारत में आंदोलन चल रहा है और भी बहुत से देशों में आंदोलन चल रहा है। बर्मा में के अंदर सरकार पलट दी गई और वहाँ पे जो सरकार की गद्दी पे बैठे थे वे लोग आज जेल के अंदर हैं और वहाँ पे फौज ने कब्जा कर लिया है। ये सारी धमचक किस लिए की जा रही है? मैं जो सोचता हूँ कि जब आर्थिक तंगी आती है या आर्थिक अंतर्विरोध बढ़ते हैं तब तो दुनिया की व्यवस्थाएं हिल जाती हैं और दुनिया की व्यवस्थाएं बदलने के लिए तड़पड़ाती हैं। ठीक इसी ढंग से टेक्नोलॉजी अपने आप में बड़ा काम करती है। जब औद्योगिक क्रांति हुई और टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ तो उसका कारण था कि दुनिया में साम्राज्यवाद एक नए रूप में डेवलप हुआ। और अभी जब एक नई तरह की क्रांति हुई, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, इसके अंदर एक नया प्रकार का सिस्टम डेवलप होने लगा और एक नई प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि न्यू कॉलोनियल सिस्टम को बड़ी मुस्तैदी के साथ में ताकतवर लोग, ताकतवर का मतलब बंदूक की ताकत नहीं, ताकतवर का मतलब सरमाएदारों की ताकत, जिनके पास पैसा है, संसाधन है, उन लोगों का बोलबाला हो रहा है। और लोग अपने सिद्धांतों, असूलों और अपनी कही हुई बातों से पीछे हट गए, जो सत्ता में आ गए। जब आपको याद होगा एक ज़माना था जिस ज़माने के अंदर रामायण देखने के लिए लोग रामलीला में जाते थे। और रामलीला के मैदान में होता क्या था? रामलीला के अंदर उन दोनों टीवी का ज़माना नहीं था, सिनेमा का ज़माना नहीं था। सैकड़ों लोग गांव-गांव के अंदर रामलीला करते भी थे और रामलीला को देखने के लिए भी जाते थे। एक बार मैंने भी देखी। उस दिन मैंने क्या देखा कि जो रामचंद्र जी थे वो आए नहीं। रामचंद्र जी आए नहीं तो जिनको पिछले दिनों रावण का पात्र मिला हुआ था वो रावण रामचंद्र बन गया और रामचंद्र जो था वो गायब था। एक बार मैंने देखा कि इसी ढंग से रामचंद्र जी जो थे वो सीता बन गए और सीता गायब हो गई। तो जो जिसको जो पात्र मिलता था वो उसी प्रकार के डायलॉग बोलता था, उसी प्रकार की बातें करता था। एक बार मैंने देखा रामायण के अंदर, रामलीला के अंदर सीता जी बीड़ी पी रही थी। तो मैंने कहा सीता जी बीड़ी पी रही, ये क्या चक्कर है? तो मालूम पड़ा कि वो कोई और पात्र था और उस और पात्र ने सीता जी का रोल किया, तो वो बीड़ी अपने मुंह में सुलगा के पी रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की राजनीति और संसदीय राजनीति को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यही सब कुछ हो रहा है। जो कल तक कुछ और बोल रहे थे, जो कल तक जोर से नारा लगा रहे थे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जो कल तक ये नारे लगा रहे थे कि जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी झूठी है, वे लोग आज कुर्सियों पे हैं। जो लोग 1975 के आंदोलन में थे, जेपी के आंदोलन में थे और बड़ी जोरदार तरीके से संपूर्ण क्रांति की वकालत कर रहे थे, वे ये भूल गए थे कि जेपी के आंदोलन में सड़कों पे कीलें नहीं ठोकी गई थी। उसमें जनता को दिल्ली आने पर, पटना जाने पर या गुजरात के अहमदाबाद में जाने पर कोई रोक नहीं थी और जनता हाथ हिलाती हुई, इनकलाब के नारे लगाती हुई और संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ती थी और शासन को हिला रही थी, शासन की चूल्हे हिला रही थी। शासन हिल गया और हिल गया, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। शासन बदल गया लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था बदस्तूर वैसी की वैसी चलती। जो नए शासक बने वो नए शासक वही बोली बोलने लगे जो पुराने शासक बोल रहे थे। यानी खुले तौर पे कहूँ तो उस वक्त की इंदिरा गांधी की शासन पद्धति थी, वही शासन पद्धति फिर चलने लगी, वही सब कुछ वैसा ही होने लगा। आज हमने देखा कि अभी बड़ा परिवर्तन हो गया। एक विशेष प्रकार की विचारधारा के लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन विशेष विचारधारा के लोगों को पूरी मेजोरिटी के साथ में सत्ता में आने का मौका मिला। ये कितनी अच्छी बात थी कि उनको पूरी मेजोरिटी मिली। और पूरी मेजोरिटी मिलने के बाद उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को करना चाहिए कि जो गुरु गोलवालकर ने कहा, जो उनके बुजुर्गों ने कहा, उन सिद्धांतों को अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दिखा क्या? दिखा ये कि FDI आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी हमारे मुल्क में आ रही है और बड़ी तेजी के साथ में उन्होंने खोल दिया 100% विदेशी पूंजी का दरवाज़ा। उन्होंने खोल दिया देश बेचने का दरवाज़ा। रोज़ कभी रेल बिकती है, कभी हवाई जहाज बिकता है, कभी कुछ बिकता है, कभी कुछ बिकता है, तेल के पाइपलाइनें बिकती हैं, देश का जर्रा जर्रा बिकता है। वे लोग जिन चीज़ों का विरोध कर रहे थे आज गोविंदाचार्य याद आ रहे हैं, गोविंदाचार्य का स्वदेशी आंदोलन याद आ रहा है। आज ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि उन सिद्धांतों पर मौजूदा सरकार क्यों नहीं चल रही?
तब लोग बताएंगे, सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमको राज करना है। वे लोग जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, वे लोग आज पुलिस और खाकी वर्दी और बंदूकियों को साथ लेकर के जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। वे लोग ये नहीं कहते कि लोकतंत्र में लोगों को आवाज़ उठाने की छूट है। जब हम दुनिया के स्तर पर लोग बोलते हैं, तब हम देखते हैं जब अमेरिका में उपराष्ट्रपति भारत मूल का नस्ल की कोई जीत गई, हम लोग खुश होते हैं, मालाएं पहनते हैं, गुलाल उड़ाते हैं और कहते हैं भारतीय मूल की एक अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन गई। तब हम खुश हो रहे हैं। जब विदेशी पूंजी आ रही है तब हम खुश हो रहे हैं। लेकिन जब विदेशों से कोई आदमी किसानों के हक की बात करता है, कोई कलाकार किसानों के हक की बात करता है, तो हमें उसमें बदबू आने लगती है किसी षड्यंत्र की। भाई आप सोचिए इस बात को। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको भी, और जो सत्ता से बाहर हैं उन लोगों को भी, शतुर्मुख मत बनिए। शतुर्मुख क्या करता है, जब विपदा आती है तो वो अपना मुंह मिट्टी के अंदर दबा लेता है और पीछे से जंगली जानवर, भेड़िया, शेर या जो भी मांसाहारी जानवर है वो उनको खाना चालू कर देते हैं। कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली सामने आती है तो आंख बंद कर लेता है और कबूतर को बिल्ली खा जाती है। अरे आंख बंद मत कीजिए। जो सत्ता में बैठे लोग, वो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा, थूक उछालने से काम नहीं चलेगा। अभी कितना अच्छा काम हो गया, सोशल मीडिया के अंदर आप थूक उछालिए, कुछ भी बोलिए, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर मैदान में खड़े होकर के अगर आपको किसी परिवर्तन की बात करनी पड़े तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। भारत के एक अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और नोबेल पुरस्कार को मिला, उन्होंने बंगाल के अकाल का अध्ययन किया था और बंगाल के अकाल का अध्ययन करके उन्होंने ये लिखा था कि भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में वो बोले। तब हमने कहा उनको नोबेल प्राइज मिला, हम बड़े खुश हुए। वो भारत में नहीं रहते, वो विदेश में रहते, हम बड़े खुश हुए। लेकिन आज जब किसानों की बात की जाती है तो हमें बड़ा ऐतराज होता है। ये ऐतराज मत कीजिए आप। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मनदीप नाम के जिस बच्चे को, जिस नौजवान पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा और पकड़ के उसके ऊपर आरोप किया था कि उसने 50 फौजियों को, 50 सिपाहियों को, खाकी वर्दी वालों को, एक सशस्त्र सिपाहियों को उससे पीटा। कितनी मजाक की बात है। एक नौजवान बच्चा 50 सिपाहियों को पीट सकता है, उसको जेल में डाल दिया। उसकी खैर जमानत हो गई, लेकिन वो एक इशारा करता है। इस घटना से आप समझ लीजिए कि अगर बोलने वालों को कुचलने की कोशिश की जाएगी तो ये लोकतंत्र मर जाएगा। अगर आवाज लगाने वालों को कुचलने की कोशिश की जाएगी, चाहे आप उन पर कोई भी आरोप लगाइए, चाहे आप उनको अर्बन नक्सल कहिए, चाहे आप उनको माओवादी कहिए, चाहे आप उनको आतंकवादी कहिए, चाहे आप उसको खालिस्तानवादी कहिए, लेकिन बोलने की आज़ादी लोकतंत्र का पहला नियम है और पहला कायदा है। इसलिए बोलने की आज़ादी हमें चाहिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। उस बदली हुई अर्थव्यवस्था में भारत के लोग अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? आप सेवक बनना चाहते हैं, आप उनके गुलाम बनना चाहते हैं, आप उसके मालिक बनना चाहते हैं? ये भारत की जनता, भारत के उद्योगपतियों, भारत के शासकों को सोचना पड़ेगा। अगर भारत के शासक भारत को बेच करके इस प्रकार के अपने डिसइन्वेस्टमेंट, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सार्वजनिक उपक्रमों को बेच देंगे तो टैक्स पेयर का क्या होगा? रेलवे लाइन मेरे और आपके बुजुर्गों ने बिछाई, उस पर रेल दौड़ेगी प्राइवेट। बिजली की लाइनें मेरे और आपके बुजुर्गों ने बिछाई, उस पर बिजली कंपनियां बिजली सप्लाई करेंगी। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना लगा करके बनाया था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किस प्रकार से विदेशी कंपनियां या देशी कंपनियां या सरमाएदार राज करेगा? किस प्रकार से वो मुनाफा कमाएगा? तो क्या ये संभावना है? बिल्ली क्या दूध की रखवाली करेगी? आप क्या सोचते हैं? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर अगर किसान आवाज लगा रहा है, और किसान अब की बार कितना कमाल की बात हो गया, किसान इशारा करके कह रहा है कि कारपोरेट हमें मार देगा, ये कारपोरेट हमें लूट लेगा, हमारी जमीनें खींच जाएंगी। अभी एक विद्वान सज्जन ने और एक वकील साहब ने मुझे कहा, इन तीनों कानूनों में जमीन के संबंध में कुछ नहीं है, जमीन जाएगी नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक मध्यम श्रेणी का आदमी इस बात को अच्छी तरह समझेगा कि अगर वो कर्ज ले लेता है और कर्जे को चुकाने का सवाल आता है, और कर्जा जब नहीं चुकता है तो सबसे पहले क्या जाती है? सबसे पहले उसकी संपत्ति जाती है। किसान अगर कर्जे में दब गया तो आत्महत्या तो बाद की बात है, आत्महत्या से पहले उसकी जमीन जाएगी, और जमीन जाएगी तो उसके पास से अनाज जाएगा, उसके पास से गाय भैंस जाएगी। जिस गाय की बात आज बड़े पुरजोर शब्दों में कही जाती है, अगर खेती किसानी रहेगी तो उसी में हमारी गौ माता भी बचेगी।
खेती किसानी चली गई तो गौ माता चली जाएगी। आप बहस के मुद्दों से टलिए मत। बहस के जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप देश की व्यवस्था क्या चाहते हैं, दुनिया की व्यवस्था क्या चाहते हैं। हर किसी को नव औपनिवेशिक दास्ता की गुलामी नहीं चाहिए। हर किसी को आज़ादी चाहिए, आज़ादी, विकास की आज़ादी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी चाहिए, सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए और हम सबको मिलके जुल के एक साथ रहने की आज़ादी चाहिए। हम नहीं चाहते, जब हम एक ही धरती पे रह रहे हैं तो चाहे कोई रूसी हो, चाहे कोई अमरीकी हो, चाहे कोई बर्मा का हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हरिजन हो, चाहे कोई राजपूत हो, इंसानों की एकता चाहिए। ये सच है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन कमज़ोर हो जाने की वजह से दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो का नारा आज कमज़ोर पड़ गया। दुनिया भर के मेहनत कश तो एक नहीं हुए, लेकिन दुनिया भर का सरमाएदार एक हो गया और दुनिया भर के सरमाएदारों ने, जो शासक है, किसी भी देश का शासक, उस शासकों के ऊपर अपनी कुंडली बिठा दी। मैं भारत के शासन व्यवस्था के लिए कहना चाहता हूँ, भारत की शासन व्यवस्था में अभी भी इस प्रकार की गुंजाइश है कि हम खेती किसानी को बचाएं। खेती किसानी अगर गुलाम नहीं होगी तो ही ये देश चलेगा। और आप ये टीका टिप्पणी करने पर ऐतराज़ करिए, खूब करिए ऐतराज़, सोशल मीडिया में ऐतराज़ कीजिए कि उसने ये क्यों बोल दिया, उसने ये क्यों कह दिया, क्योंकि इसमें कोई ताकत नहीं लगती। अगर आप 10 लोगों को संगठित करें, 10 लोगों की रोटी का बंदोबस्त करना पड़े, 10 लोगों को अगर संगठित करके किसी और आपको इशारा करना पड़े, जिस प्रकार ये किसान इशारा कर रहा है एक नई गुलामी से बचने का, एक नई गुलामी और नए अत्याचार से बचने का, उस प्रकार से अगर आपको इशारा करना पड़े तो आपको पसीने आ जाएंगे। इसलिए मित्रों, नई व्यवस्था के अंदर हमारे शासन को भी, हमारे नागरिकों को भी ये सोचना चाहिए कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत में लोकतंत्र बचेगा और तो ही भारत की जनता बचेगी। अगर लोकतंत्र को फासिज्म से कुचल दिया जाएगा तो शासकों को और पूंजीपतियों को, दोनों को समझ लेना चाहिए कि अगर आम लोगों के पास के जेब के अंदर पैसा नहीं हुआ, आम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो ये कारपोरेट का कारोबार भी ध्वस्त हो जाएगा। उनके बनाए हुए उत्पादों को कौन खरीदेगा। अभी ये बजट आया नया, इस बजट में है क्या? इस बजट के अंदर इस प्रकार की चालाकी से पुरानी बातों को, ये कहूँ कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के परोस दिया गया और इस प्रकार से चालाकीपूर्ण तरीके से कहा गया जिसमें कोई संभावना नहीं लगती कि देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, देश का स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, और जब नहीं लगता तो फिर इसके परिणाम भी जल्दी ही सामने आएंगे। क्योंकि मैं एक सामान्य आदमी से पूछ रहा था और वो भाजपा का कार्यकर्ता था, उसने बहुत अच्छी तरह बात कही। उसने कहा, भाई जी मारे तो समझ को आवे नहीं, बजट रो मारो थारो कहीं लेनो देनो है, आपा तो जून काटा। अगर जून ही काटने का सवाल है तो भाई वास्तव में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंप्यूटर पर, बड़े बड़े सीडी पर, बड़े बड़े तरीके से इस प्रकार के बजट बना लें और बजट बना करके हमको कहते हैं, छुप करके सेस लगा देते हैं। हमको कहते हैं एक ही जगह पर 3-3 प्रकार का कर लग जाता है। रोड टैक्स देते हैं, फिर उसके पेट्रोल पर सेस देते हैं, फिर टोल टैक्स देते हैं। इस प्रकार की छदम कार्रवाइयाँ बंद करनी चाहिए शासन को, क्योंकि अब बहुत सारा नौजवान पढ़ा लिखा है, बहुत सारे नौजवान को ये सब बातें पता लगने लग गई कि छदम रूप से जनता को कैसे लूटा जा रहा है। और जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो इस व्यवस्था के खिलाफ हाथ उठा करके लोग कहेंगे कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन्यवाद।